Hi, welcome Shubham. आज हम आए हैं टू मीट वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पीपल इन द मार्केट रिसर्च स्पेस राइट नाउ, इश्मोहित अरोड़ा। ऑफ कोर्स, क्योंकि हम इश्मोहित से बात कर रहे हैं तो मार्केट्स के बारे में तो बात होगी ही। एवरीवन इज इन द सर्च फॉर द नेक्स्ट बिग मल्टी बैगर इन दिस कंट्री। सो व्हाट शुड स्टेप 2 लुक लाइक व्हेन फिल्टरिंग स्टॉक्स? एक ना अबव 200 DMA करके एक टूल आता है. इट गिव्स यू अ गुड सिग्नल इन टर्म्स ऑफ स्टॉक्स की बाइंग और एंट्री में. 25 के बिलो ही इन्वेस्टिंग करनी चालू कर देना चाहिए अग्रेसिवली, जो नंबर अभी 22% चल रहा है. But we'll also talk about his personal wealth creation journey. Can you give us a view of what your net worth looks like today? Which I think is good enough for me to do the things which I want to do or I love to do. So come on, let's meet him. क्या कोई ऐसे business models हैं that are new and you are really excited about and you want to see कि how do they develop? ऐसे ना बिजनेस मॉडल इंडिया में काफ़ी इमर्ज कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे ज़्यादातर लोग AI को either they use it as a starting point कि tell me 10 stocks to invest in, तो what do you use ChatGPT for? मैं एक फ्रेमवर्क फॉलो करता हूँ CRP करके, दैट इज कॉन्टेक्स्ट, रोल एंड देन प्रॉम्प्ट. एंड में हम ये भी कहते हैं कि कैन आई ट्रस्ट यू टू डू दिस टास्क वेल. द आंसर्स आर फार बेटर व्हेन यू राइट दिस इन द एंड. सबसे बड़े pivotal moments क्या रहे हैं? साइकिल की जो बेल होती है, एट वन टाइम वी वर द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स इन द कंट्री. One thing I observed is that especially in the last 5 years बहुत नए business models आ रहे हैं, right? Thanks to AI, tech, even in the green space, there's a lot of things happening. क्या कोई ऐसे business models हैं that are new and you are really excited about and you want to see कि how do they develop? तो न्यू इमर्जिंग बिजनेस मॉडल्स में जैसे इंडिया में भी काफ़ी कंपनीज लिस्ट हो रही हैं अब तो आई थिंक 4-5 years down the line a lot of these business models will be very stable in nature because they'll establish their market leadership. Yeah. जैसे फॉर एग्जांपल 2021 में हम में से कितने लोगों ने सोचा था कि हम लोग ग्रोसरी ऑर्डर करेंगे और कोई बंदा में बाइक पे चेज कर रहा आएगा और 7 मिनट्स में आ जाएगी, 7-8 मिनट्स में. अभी तो मेरे घर के पास से तो it gets delivered in 7 minutes actually. Wow. Because the fulfillment center is right outside the lane. मतलब 2 lanes छोड़ के fulfillment center. So that's the interesting part because what happens is that कि जब ऐसे हैबिट चेंजिंग बिजनेस मॉडल्स आ रहे हो तो हमें उनको स्टडी करना चाहिए. जैसे मैं ये बुक पढ़ रहा था अनसीन करके जो दीपेंद्र गोयल जी ने लिखी है. उनके बेसिकली बिजनेस की स्टोरी है जोमेटो एंड ब्लिंकिट की. तो पहले ब्लिंकिट का नाम इट यूज्ड टू बी नोन एज ग्रोफर्स. एंड जो उसमें अलबिंदर डीनसा करके जो फाउंडर है, तो उन्होंने एक ही चीज डिस्कशन करी कि इसके ना नाम में किक नहीं है, डोपामिन इफेक्ट नहीं है. तो इसलिए उन्होंने उसका नाम ब्लिंकिट चेंज कर दिया. एंड ब्लिंकिट में क्या है कि द मोमेंट यू ऑर्डर द थिंग कम्स टू इन 8 to 10 minutes. तो एक फील भी आती है यार कुछ आ गया. जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मेरे जो अभी बेसिकली ब्रदर हैं, तो ही इज 35 years old एंड he wanted to buy an iPhone because he wanted to change his phone. He changes his phone once in 3 years. अब दिवाली टाइम था. Don't tell me Blinkit कर लिया. ब्लिंकिट का. Oh my God. तो दिवाली टाइम था क्योंकि क्रोमा पे कहीं लाइन लगी हुई है, विजय सेल्स पे कहीं लाइन लगी हुई है. जैसे ब्लिंकिट करा तो there was a RM which was assigned. I saw the entire process how it is happening. There was a relationship manager who was assigned. Okay. And after the RM was assigned, so what they did कि they actually got on a WhatsApp call कि आपके पास जब चीज़ प्रोडक्ट रिसीव हो जाए, राइट, तभी आप OTP डाल के रिसीव करना. एंड वंस यू रिसीव्ड इट, जो RM है शील लाइक आस्क यू ऑन द फोन कि आप प्रोडक्ट की क्वालिटी से हैप्पी या नहीं है. इफ यू आर हैप्पी विद द क्वालिटी, इवन देन यू हैव टू गिव एन OTP. Okay. So that type of a process I saw. I was like, this is like the game changing because he went to all these shops and there was a line to get into the 7 shop. minutes में आपके पास नया फोन आ रहा है. What more could you want? 7 minutes में नया फोन आ गया. तो it was an interesting thing to study कि यार कि मतलब कैसे इतनी बड़ी ह्यूमन हैबिट चेंज हो रही है. True. And यहाँ पे I've realized that people don't even look at the cost or the price difference. Maybe उनको विजय सेल्स पे किसी और प्लेटफॉर्म पे या आउटलेट पे शायद बेटर डील मिलती, बट इतना जल्दी आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन जो हम बात करते हैं, इतनी जल्दी आपकी नीड फुलफिल हो रही है, यू आर ओके विद 2000 और 3000 रुपीज एक्स्ट्रा. सो इट्स रियली चेंजिंग हाउ वी परसीव कंजम्पशन ऑल्सो देन. हाँ, आई थिंक और चेंजिंग पैटर्न्स ऑफ कंजम्पशन है. सेम एग्जांपल है ब्लिंकिट के अलावा जैसे UPI का एग्जांपल है. कितने लोग कैश कैरी करते हैं? वेरी फ्यू, राइट. एंड मतलब पहले तो हर चीज कैश में ट्रांजैक्शन होती थी, बट आई थिंक जो भी मैं जेन जी को देखता हूँ या जो भी 20s या 30s में उनको ऑब्जर्व करता हूँ, सब UPI कर रहे हैं इस टाइम पे. यू विल नॉट बिलीव, अभी मैं ऑटो से आई यहाँ पे, माई कैब ड्रॉप मी एट द रॉन्ग स्पॉट, तो मैंने वहाँ से ऑटो करके आई एंड उन्होंने मुझको ड्रॉप करा. मैं सर भैया आपका स्कैनर का है,
बिकॉज मेरे माइंड में कैश नहीं हाँ, एग्जिस्ट करता है। मैडम नहीं मेरे पास नहीं है। मैंने बोला भैया आज के टाइम पे आपके पास स्कैनर नहीं है कैसे हो सकता है? एंड देन आई हैड टू अरेंज कैश, बट इट्स वेरी फनी दैट वो हैबिट चली गई है कैश कैरी करने की। हाँ, मतलब ये चेंजिंग पैटर्न्स ऑफ कंजम्पशन है, बट अब ये बिजनेस मॉडल्स हैं थोड़े से अभी, क्योंकि इनमें कंपटीशन भी आ रहा है, तो ये बिजनेस मॉडल्स अभी स्टेबल नहीं है, हाँ क्योंकि मतलब फंड रेजिंग भी हो रही है, क्योंकि एवरीवन सीज दिस पैटर्न ऑफ कंजम्पशन इज चेंजिंग, तो बिजनेस मॉडल्स इतने स्टेबल नहीं रहते। बट फॉर एग्जांपल आप यूपीआई यूज कर रहे हैं, तो लोग कहते हैं कि आप पेटीएम करियो, फॉर एग्जांपल। नो वन इज सेइंग कि यार फोन पे कर ले या जीपे ऐसे कर ले। ऐसे कर ले, या तो मतलब करते भी है तो फिर कहते हैं कि यार मैं आपको स्कैनर दिखाओ, या तो पर एक टर्म आ चुका है दिमाग में कि यार ये तो करना ही करना है, राइट। सिमिलरली अगर आप और चेंजिंग पैटर्न्स ऑफ कंजम्पशन देखते हैं, तो अगर आप ऑनलाइन एजुकेशन देखते हैं, तो आई वाज टॉकिंग टू अ लॉट ऑफ दीज यंगस्टर्स हु गो फॉर एंट्रेंस एग्जाम्स, एंड देयर वाज वन थिंग व्हिच वाज वेरी कॉमन इज दैट कि लॉट ऑफ देम वर वाचिंग वीडियोज ऑफ फिजिक्स वाला ऑन यूट्यूब, या एंड देन आई वाज लाइक कि यार ये क्या है फिजिक्स वाला, मतलब जाके देखते तो हैं, मतलब आई वाज अवेयर कि अलग पांडे सर हैं, बट आई डिडंट नो ही हैज 130 मिलियन सब्सक्राइबर्स, ओके and nearest competitor has 1.5 million subscribers. क्रेजी। So even the guys who go to offline centers, they also purchase an online course of physics wala. ओके So they do that. तो दिस लाइक एजुकेशन स्पेस में भी देयर इज अ लॉट ऑफ चेंजेस Changes are happening. Let's see how the business models do. या But ऑनलाइन कार अगर आप देखें, सेकंड हैंड कार सेल करनी है, तो आप कैसे, पहले तो क्या होता था कि आप जाके किसी को सेल करके आते थे दुकान पे, वहाँ पे खड़े रहती थी कार पूरे टाइम। अब तो नाउ बिजनेस मॉडल्स आ गए कि आप अपनी कार लिस्ट कर दीजिए, राइट। मतलब या तो कार जैसे कार देखो हो गया, राइट। तो इन पे अगर आप अपनी कार लिस्ट करते हैं, तो देन देयर इज एन लाइक समवन इंटरेस्टेड कैन चेक द कार। तो ऐसे ना बिजनेस मॉडल्स इंडिया में काफ़ी इमर्ज कर रहे हैं। राइट। आपने रीसेंसी बायस मेंशन किया था। इसके अलावा क्या आपने कोई और बायसेस ऐसे देखे हैं दैट इन्वेस्टर्स रियली नीड टू अनलर्न टू बिकम बेटर इन्वेस्टर्स? आई थिंक रीसेंसी बायस है एक, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, फिर एक लॉस एवर्जन है, राइट। Okay. तो दोनों का एग्जांपल देता हूँ मैं कि फिर एक इंडाउमेंट बायस भी होती है। तो ये बायसेस बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, क्योंकि हम सब बायस्ड हैं, आप भी बायस्ड हो, मैं भी बायस्ड हूँ, एंड जितना आप अपने से ट्रूथफुल और अवेयर रहेंगे रिलेटेड टू दीज बायसेस, उतना अच्छा रहेगा। बेटर है। फॉर एग्जाम्पल बायस का लेते हैं, तो फर्स्ट है रीसेंसी बायस। तो रीसेंसी बायस क्या कहती है कि जो रिसेंट में हुआ है उसी को हम ट्रुथ मान के फॉर एवर मान लेते हैं कि यार यही चीज़ होते रहेगी आगे जाके। बट द थिंग इज कि जैसे 23-24 में एवरीवन वांटेड टू बी अ स्मॉल कैप और अ मिड कैप और एन एसएमई इन्वेस्टर। रीसेंसी बायस है यार, 23-24 में मतलब दिस स्पेस हैज डन वेल, बट नाउ नो वन वांट्स टू लुक एट इट, बिकॉज रीसेंसी बायस है कि 2 साल से तो स्मॉल कैप इंडेक्स ही फ्लैट है, राइट। तो एसेट एलोकेशन का यहाँ पे क्वेश्चन क्या आता है अगेन, यू डोंट नो एट व्हाट टाइम्स विच एसेट्स विल डू वेल, बट जनरली इफ यू keep increasing your allocation to assets which have done stupendously well over last 2-3 years, then there will be a cycle that you'll start underperforming. एग्जैक्टली। आपको recency bias से थोड़ा सा बचना चाहिए, क्योंकि काफ़ी बारी अभी जैसे recency bias क्या है कि सबको मतलब जाके इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग करनी है, करनी चाहिए बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट जब आप इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग भी कर रहे हैं, तो you can't be buying into stocks which have already become 10x or 15x in 1 year. Because there's so many of those examples. तो यहाँ तो आप रिसर्च अच्छे से बॉटम्स अप करिए, और उसको अगर एसेट एलोकेशन में डिफाइन कर देंगे कि यार मेरे को ये 5 to 10% अपनी नेटवर्थ से रिस्क लेना है इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग में, देन दैट विल गिव यू स्टेइंग पावर टू बी इन्वेस्टेड अक्रॉस एसेट क्लासेस। एग्जैक्टली। तो recency bias is something that is to be avoided in investing, Okay. because every asset class will have its own cycle. Right. And what about loss aversion that you're talking about? लॉस एवर्जन क्या है कि अगर आप एक्टिव इन्वेस्टिंग करते हैं, तो आपको कहीं ना किसी स्टॉक में लॉस भी होएगा। अगर किसी स्टॉक में लॉस होता है, तो लोग लॉस ना कट नहीं करते। लॉस एवर्जन बायस हम में इनबिल्ट है। Okay. एंड सिमिलर एग्जांपल है कि इफ आई टॉक अबाउट द कलर रेड, अगर मैं पोर्टफोलियो के रिलेशन में रेड की बात करूँ, आप कहोगे यार क्या रेड क्यों बात कर रहे हो यार। अगर मैं ग्रीन की बात करूँ, तो आप कहोगे हाँ यही तो बात होनी चाहिए, राइट। तो लॉस एवर्जन बायस इनबिल्ट ही है। द फन दैट और द प्लेजर दैट यू हैव इन टर्म्स ऑफ गेटिंग 100 rupees ऑफ प्रॉफिट versus losing 50 rupees, the loss will overpower the pleasure of 100 rupees gain. True. तो ये लॉस एवर्जन भी हटानी चाहिए। ओके। एंड अब थोड़ा सा एक्शनेबल्स के बारे में बात करते हैं। जब आप रिसर्च कर रहे होते हो, इन्वेस्ट कर रहे होते हो, व्हाट आर योर फेवरेट टूल्स टू यूज? फेवरेट टूल्स में आई थिंक 3-4 टूल्स विच आई यूज। तो वन ऑफ द टूल्स विच आई यूज जो फ्रीली अवेलेबल है, स्क्रीनर यूज करता हूँ। जी।
right? तो free tool available है, everyone can use it, right? Then StockScans is a tool which I use. StockScans actually हमारी कंपनी का ही है. Okay. तो लाइक तो अगेन ये इंसेंटिव कॉस्ट बायस है, मैं आपको बता रहा हूँ. स्टॉक स्कैन्स आपके यूजर्स भी सुन रहे हैं जी, व्यूअर्स भी आपके सुन रहे हैं, तो Yeah. मैं स्टॉक स्कैन काफ़ी यूज़ करता हूँ, स्क्रीनर काफ़ी यूज़ करता हूँ, एंड देन तिजोरी फाइनेंस यूज़ करता हूँ. ठीक है. तो दीज 3 टूल्स आई यूज. जैसे तिजोरी फाइनेंस में एक टूल है लाइव कॉन कॉल का. ओके. तो जैसे अभी रिजल्ट सीजन चल रहा है तो कंपनीज की कॉन कॉल 15 मिनट में उसमें आ जाती है, अदरवाइज इट टेक्स 1 or 2 weeks फॉर द ट्रांसक्रिप्ट टू कम आउट. अंडरस्टूड. स्टॉक स्कैन्स बाय स्पॉट सेक्टर रोटेशन की वैसे सेक्टोरल रोटेशन का और यार मार्केट ब्रेथ में क्या चल रहा है, कि अगर हम बेयर मार्केट में हैं तो कौन से इंडिकेटर्स बता रहे हैं हम बेयर मार्केट में. ओके. तो दैट आई यूज इन स्टॉक स्कैन्स. स्क्रीनर पे जनरली आई यूज इट फॉर स्क्रीनिंग एंड ऑल्सो फॉर लाइक कंपनी रिसर्च एंड जस्ट वॉच लिस्ट वहाँ पे डली हुई है तो कोई भी BSE नोटिफिकेशन आता है, फ्रॉम देयर आई फाइंड इट. अंडरस्टूड. एंड आप स्क्रीनर प्लेटफॉर्म पे यू टॉक अ लॉट अबाउट फिल्टर्स, राइट? डिफरेंट फिल्टर्स दैट यू कैन यूज टू सिलेक्ट स्टॉक्स. आपने फॉर एग्जाम्पल एक ABC फिल्टर दे दिया कि इससे यू विल गेट अ लिस्ट ऑफ 10 कंपनीज. नाउ डू यू थिंक दैट मुझे उन 10 कंपनीज में इन्वेस्ट करना होता है, या फिर देयर इज ऑल्सो सेकंड स्टेप दैट आई नीड टू फॉलो टू नैरो डाउन वो 10 स्टॉक्स को भी फर्दर? सो व्हाट शुड स्टेप 2 लुक लाइक व्हेन फिल्टरिंग स्टॉक्स? तो आई थिंक फिल्टर्स में जैसे एक तो फिल्टर्स जैसे लाइक आई यूज मल्टीपल फिल्टर्स, बट वन ऑफ द फिल्टर्स फॉर एग्जाम्पल दैट आई यूज कि कंपनीज रिपोर्टिंग मोर देन 20% प्रॉफिट ग्रोथ. ओके. इट्स अ वेरी सिंपल फिल्टर टू यूज, बिकॉज अगर इंडियन नॉर्मल GDP 8-9% पे ग्रो कर रही है, फिर कंपनी इज ग्रोइंग एट 20%, तो इट विल बी मोर देन ट्वाइस दैट ऑफ द बेसिकली इंडियन GDP ग्रोथ रेट. तो दोज टाइप ऑफ बिजनेसेस वी शुड एटलीस्ट स्टडी वंस कि उनमें क्या चल रहा है. और फिर फ्रेमवर्क में क्या रहता है कि आई यूज दिस फ्रेमवर्क TVGP करके, दैट इज थीम वैल्यूएशन ग्रोथ एंड प्रमोटर. कि द प्रमोटर ऑफ द कंपनी हैज टू बी गुड, एटलीस्ट दे वोंट बी स्टीलिंग मनी फ्रॉम मी, राइट? उनके पास्ट एक्शन से आजकल तो ChatGPT से पता लग जाता है पास्ट में क्या करा है. देन ग्रोथ ट्रिगर्स होने चाहिए, व्हाट आर द ग्रोथ पॉइंटर्स इन द बिजनेस, कि व्हाई इज द बिजनेस ग्रोइंग, व्हाट इज लीडिंग टू द ग्रोथ ऑफ दिस कंपनी, राइट? तो वो मेरे लिए अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए. कहीं हो सकता है किसी कंपनी में अंडरस्टैंडेबल ना हो तो मैं छोड़ दूंगा, राइट? कि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, अब वहाँ पे मैं ग्रोथ नहीं समझ पा रहा क्यों आ रही है, तो आई लीव इट अलोन बिकॉज आई जस्ट डोंट गेट द सेक्टर, राइट? कि एक अजम्पशन से पूरा पैट चेंज हो जाता है, तो आई डोंट अंडरस्टैंड दैट, राइट? देन सिमिलरली फिर थीम थोड़ी होनी चाहिए उसमें. जैसे थीम जैसे आपने इंटरनेट बिजनेसेस पूछा, तो इट्स वेरी इजी टू विजुअलाइज कि यार 5 years डाउन लाइन दीज बिजनेसेस विल बी फार बिगर देन व्हाट दे आर टुडे, लाइक दिस सेक्टर विल बी फार बिगर. जैसे अगर आपने थीम की बात करी, अब फॉर एग्जाम्पल लेते हैं सीमेंट एज अ थीम. ओके. अब सीमेंट थीम को मेरे इमेजिन करना मुश्किल है कि इसमें प्राइसिंग कैसे होएगी, किस सेक्टर में, कहाँ पे, किस शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है नहीं बन रहा है, तो इट बिकम्स अ बिट टफ फॉर मी टू इमेजिन, राइट? सिमिलरली जैसे अगर AI की अभी थीम थी लास्ट 2 years से, तो द थीम वाज डूइंग वेल, देन देयर वर लॉट ऑफ प्रॉक्सीज जैसे ASML होल्डिंग्स करके जो मशीन्स बनाती है UV, या फिर अदर प्रॉक्सीज वर देयर विच वर डूइंग वेल, राइट? तो थीम का ही पार्ट था, राइट? तो ब्रॉडर थीम थी एंड देन यू फाउंड स्टॉक्स विद इन दैट थीम. ओके. जैसे फाइनेंशियलाइजेशन थीम है, अब अभी हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, आई थिंक आपके चैनल पे भी लाइक 1-2 million सब्सक्राइबर्स हैं, राइट? तो अगेन अगर आप ये चैनल, हम सिमिलर ऐसे चैनल आज से 10-15 साल पहले स्टार्ट करते, तो ट्रैक्शन होता, बट एकदम इतना सडन ट्रैक्शन ना होता जितना अब ट्रैक्शन है, बिकॉज द फाइनेंशियलाइजेशन इज द ट्रूथ ऑफ द कंट्री. लाइक पीपल आर फाइनेंशियलाइजिंग, राइट? पीपल आर गोइंग थ्रू प्रोडक्ट्स लाइक म्यूचुअल फंड्स, लिक्विड फंड्स, डेट फंड्स. तो सारा एक फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स हो रहा है इंडिया के अंदर. तो इस थीम को 4-5 years डाउन द लाइन इमेजिन करना कि क्या म्यूचुअल फंड की पेनिट्रेशन और होगी इंडिया में, तो इसका आंसर मेरे हिसाब से तो येस ही होएगा, राइट? तो इट्स ईजियर टू इमेजिन. बट अगर कोई ऐसी थीम हो कि यार ये एक प्रोडक्ट है बिल्डिंग मटेरियल का, अब ये प्रोडक्ट मतलब ये रूफ के अंदर लगता है, बट अब इसको आप कैसे इमेजिन करोगे 5 years डाउन द लाइन? तो टफ है, मतलब थोड़ा सा कि यार इसकी कितनी यूसेज आएगी, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स तो नहीं आ जाएंगे. तो देन थीम पार्ट वहाँ पे रहता है कि हाउ वेल यू कैन थिंक अबाउट इट, दैट बिजनेस और इंडस्ट्री प्रोस्पेक्ट्स ओवर नेक्स्ट 4 to 5 years. So that's a theme element. Then comes the valuation element. अब वैल्यूएशन एलिमेंट में क्या रहता है कि यार इफ़ यू आर बाइंग समथिंग और इफ़ यू ओन समथिंग, तो मेरा वैल्यूएशन का फंडा बहुत क्लियर है कि यार आई वांट एसेट्स जहाँ पे पेग रेशियो बिलो 1.5 हो. कैन यू डिफाइन पेग रेशियो आल्सो? पेग रेशियो इज P रेशियो अपॉन EPS ग्रोथ ऑफ द कंपनी. ओके. एंड EPS ग्रोथ मेरी एस्टिमेटेड ग्रोथ रेट है 1 year की या 3 years की नेक्स्ट. जैसे अगर मैं कोई 30 PE की कंपनी लेता हूँ तो उसकी ग्रोथ 30% होनी चाहिए, ठीक है, या मिनिमम उसकी ग्रोथ 20% होनी चाहिए, तभी मैं 1.5 times पेग रेशियो उसका दूंगा. बट इसमें चैलेंज क्या आता है पेग रेशियो में भी, क्योंकि प्रोज एंड कॉन्स है. एक कॉन क्या आता है कि अगर मैं कोई 80 या 90 की PE पे कंपनी ले रहा हूँ
एंड मैं सोचता हूँ कि उसकी ग्रोथ 90% आ रही है, बट ना 90% टाइप ग्रोथ रेट सस्टेनेबल नहीं होती. जैसे इन्फोसिस का अगर आप 2000 के अंदर स्टॉक प्राइस देखते तो फॉर 13 years इट डिडंट डू एनीथिंग, लाइक द स्टॉक वेंट साइडवेज, बट एक्चुअली में 2000 में 200 की पी थी एंड अर्निंग्स ग्रोथ भी 140% थी. ओके. तो एक्चुअली में पेग रेशियो वाजंट दैट हाई, बट क्योंकि इतनी फास्ट अर्निंग्स ग्रोथ थी और इतना बेस एलिवेटेड था, तो अगले साल से अर्निंग्स ग्रोथ 40% होगी, फिर 30% होगी, फिर 20s में आ गई, फिर 15s में आ गई, फिर 10s में आ गई, अब हाई सिंगल डिजिट में है या लो सिंगल डिजिट में रहती है. बिकॉज एज यू कीप ग्रोइंग योर साइज कीप्स बिकमिंग लार्जर. राइट. तो ये एक पेग रेशियो का ना मिसयूज भी बहुत है कि कहीं जैसे EMS कंपनी कोई दिख गई 150 की पी पे, तो क्या फ्रेमवर्क बनाएंगे, अच्छा 100% की तो ग्रोथ आएगी इधर, बट एक्सीडेंटली इफ द ग्रोथ स्लोज डाउन देन द वैल्यूएशंस कोलैप्स. तो मेरे थॉट प्रोसेस में यार 30-40 पी से ज़्यादा मेरे को कंपनी पे देना ही नहीं है. राइट. मतलब अगर मैं 30-40 पी से ज़्यादा ले रहा हूँ कंपनी, तो एक चैलेंज है उसके अंदर. जस्टिफिकेशन नहीं हो पाती आई गेस. नहीं, जस्टिफिकेशन तो आप कर सकते हैं, बट यू हैव टू बी वेरी श्योर ऑन ग्रोथ. मतलब यू हैव टू बी एक्सट्रीमली श्योर कि यार ये ग्रोथ आने वाली है इसके अंदर. राइट. राइट. बिकॉज अगर एक्सीडेंटली ग्रोथ नहीं आ रही तो गए या. basically, because then the stocks like bear market में तो they don't fall 5-10%, they fall 30-40% types. I want to understand कि आप sentiments को कैसे analyze करते हो, especially now that there is social media. हर किसी के पास एक बहुत loud opinion है, right? And there is a lot of chatter about everything on the internet. तो जब इतने लोग बात कर रहे होते हैं, how do you ensure कि जो sentiment आप observe कर रहे हो market में, is it justified or not? So sentiments का यार यही रहता है कि thought process is simple कि there are a couple of tools to use and there is also perception indicator. Perception क्या है कि अगेन ये तो आपकी कॉमन सेंस अंडरस्टैंडिंग है कि आज जैसे परसेप्शन है कि काफ़ी लोग रियल एस्टेट बारे में पूछ रहे हैं, काफ़ी लोग इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग बारे में पूछ रहे हैं, काफ़ी लोग डेट इन्वेस्टिंग बारे में पूछ रहे हैं, काफ़ी लोग गोल्ड इन्वेस्टिंग बारे में पूछ रहे हैं, बट अब कोई स्टॉक मार्केट की बात नहीं कर रहा. Yeah. तो भी परसेप्शन खराब होते जा रहे हैं, रीसेंसी बायस आ रही है. Okay. राइट. बाकी बाहर के अगर आप देखो तो US मार्केट्स में इट्स बीन लाइक टू गुड. राइट. अब मैं ये नहीं कहता इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन नहीं करनी चाहिए, बट एक परसेप्शन आज ऐसे बन जाता है लास्ट 18 मंथ्स की प्राइस परफॉर्मेंस पे. जी. तो एक तो ये चीज़ है. सेकेंडली क्या मैं एक टूल यूज़ करता हूँ कि एक तो ब्रॉडली एक ना अबव 200 DMA करके एक टूल आता है. Okay. तो इट्स देयर ऑन मार्केट डैशबोर्ड. तो आप वो स्टॉक स्कैन्स पे भी देख सकते हैं, चार्टिंग पे भी देख सकते हैं. तो आई थिंक इसमें क्या रहता है कि अबव 200 DMA कितने स्टॉक्स हैं मार्केट में, तो 5000 स्टॉक में से कितने स्टॉक्स हैं. तो अबव 200 DMA ना एक बहुत लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज होती है जो लास्ट 200 डेज के प्राइसेस के बेसिस पे बनी होती है. तो इट गिव्स यू अ गुड सिग्नल इन टर्म्स ऑफ स्टॉक्स की बाइंग और एंट्री में. Okay. अगर पूरी की पूरी मार्केट का अबव 200 DMA स्टॉक्स फॉल्स बिलो 25 to 24%, तो इट मीन्स कि मार्केट इज इन फियर और एक्सट्रीम पैनिक. Okay. तो जो नंबर अभी 22% चल रहा है. So the market is in fear right now. राइट. अगर ये 15 हो जाता है तो देन इट्स लाइक मार्केट इज एंडिंग. दैट्स द टाइम वेयर यू डू अ बिग लमसम इन्वेस्टमेंट, टॉप अप इन्वेस्टमेंट. 25 के बिलो ही इन्वेस्टिंग करनी चालू कर देना चाहिए अग्रेसिवली. Okay. ये नंबर जब 90% के अबव जाता है तो सोचो कि हम इस लोग क्या कह रहे हैं कि मार्केट से बेटर कोई चीज़ नहीं है. Okay. Very interesting tool also then. तो इट यू कैन जस्ट डू बैक टेस्टिंग ऑफ द टूल विद इट. मतलब आप लाइव एनालिसिस कर सकते हैं. आप बैक टेस्टिंग करेंगे तो ये कोविड के अंदर 5% था, क्योंकि कोविड में तो खत्म हो गया था, सब लिटरली खत्म हो गया था. राइट. बिकॉज देयर वाज लाइक अ लॉकडाउन व्हिच वाज अनाउंस्ड. 2018-2019 की बेयर मार्केट में दिस फेल टू 17%. Okay. 2023 मार्च के अंदर जब बुल मार्केट स्टार्ट होने से पहले एक जो लास्ट लेग ऑफ द ड्रॉडाउन आया था, तो दिस नंबर फेल टू ऑलमोस्ट अगेन 15 to 16%. Wow. 2025 फरवरी एंड 2025 अप्रैल में आई थिंक एक लिबरेशन डे करके ट्रम्प ने टैरिफ्स लगाए थे. Okay. तो विद इन 2 days दिस नंबर फेल टू 17%. Wow. एंड एक्चुअली आई हैड समवन इन्वेस्टेड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. जस्ट इन इंडेक्स यू वुड हैव मेड अ 20% रिटर्न. Over how long? अभी तक. मतलब दिस इज लाइक टिल दिसंबर एंड. अभी जनवरी में तो पिटाई हो रही है, हाँ. बट दिसंबर एंड जस्ट इन इंडेक्स यू वुड हैव मेड अ 20% रिटर्न. Wow. एंड जनवरी में अभी हम 22-23 पे चल रहे हैं. Right. तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ये डब्ल्यू लेग्ड ड्रॉडाउन है कि एक लेग ऑफ द ड्रॉडाउन आप आगे 15-16% पे बॉटम आउट कर गए इस रेशियो में. देन रैली आई, फिर एक आई थिंक दिस इज फेयरली द लास्ट लेग ऑफ द ड्रॉडाउन दैट वी आर गोइंग थ्रू इन. Okay. And it could last till February, March. I don't know, but I'm just looking at the data. कि अगर इस डेटा में यहाँ पे आके नंबर बॉटम आउट कर गया 15-16% पे,
दैट्स द पॉइंट ऑफ टाइम कि अगेन क्योंकि पैसे तो आप बेयर मार्केट में ही कमाते हैं, राइट, क्योंकि यू जस्ट कीप अक्यूमुलेटिंग यूनिट्स. अगर आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, अपनी बस एलोकेशन को बढ़ा दीजिए स्लाइटली, ओके, राइट. बुल मार्केट में अपनी एलोकेशन को कम कर दीजिए. वही एसेट एलोकेशन का क्वेश्चन है बस. राइट. तो दैट वन हैज टू सिट एंड पर्सनली डिसाइड कि व्हाट इज देयर रिस्क एपेटाइट. वेरी इंटरेस्टिंग. एंड आई लव हाउ सेंटिमेंट्स एक बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट नोशन है. हर किसी का अलग सेंटिमेंट हो सकता है, बट टूल्स लाइक दिस गिव इट अ वेरी टैंजिबल फॉर्म एंड आप एक्चुअली गेज कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज रिकॉग्नाइज कर सकते हो. अ लॉट ऑफ पीपल स्पेशली न्यू इन्वेस्टर्स रिलाई ऑन AI जब वो अपना रिसर्च प्रोसेस कर रहे होते हैं. नाउ ऑनेस्टली आई थिंक AI यूज करना इज नॉट इनहेरेंटली बैड. It's the new tech, everyone's using it. But आपके हिसाब से what is the right way to use AI when you're researching your portfolio? I think AI is like a supplementary analyst that one can have. Okay. Like, so it's a thing ki you have more brains working for you. But to use AI, there are pitfalls as well. If you don't understand the concept well, then the AI can fool you. Because मैंने LLM इतनी बारी यूज करा, काफी बारी मैं देखता हूँ रॉन्ग आंसर्स आते हैं. Okay. रॉन्ग आंसर्स कैसे आ रहे होते हैं कि बेसिकली कि अगर मैं LLM का एग्जांपल लेते हैं कि अगर मैं कंपनी का कोई वैल्यूएशन मॉडल बनवा रहा होता हूँ लाइक चैट GPT यूज करके, तो आई सी कि ये मैथ ही रॉन्ग कर दी, देन आई हैव टू करेक्ट इट कि नो, मतलब दैट डायरेक्शन यू हैव टू गो. तो इसलिए आप ब्लाइंडली नहीं यूज कर सकते. तो आपका फाउंडेशन कॉन्सेप्ट हैज टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग. Okay. And आप कैसे टाइप के prompts यूज करते हो? What do you use ChatGPT for? तो मैं एक फ्रेमवर्क फॉलो करता हूँ CRP करके. Okay. दैट इज कॉन्टेक्स्ट, रोल एंड देन प्रॉम्प्ट. Okay. राइट. तो पहले कॉन्टेक्स्ट सेट कर देते हैं कि यू आर अ वर्ल्ड क्लास इक्विटी एनालिस्ट, राइट, एंड यू आर अ वर्ल्ड क्लास इक्विटी एनालिस्ट हु स्पेशलाइजेस इन फाइंडिंग forensic issues in companies. तो आई एम गिविंग यू डेटा ऑफ सो एंड सो कंपनीज, एनुअल रिपोर्ट डाल दूंगा, कॉन कॉल्स डाल दूंगा, and you also have the basically liberty to go all over the internet to search about any forensic issues in this company. तो create मतलब उसमें एक मैं checklist डाल दूंगा कि मतलब create a table on the basis of checklist that I am giving you. उस checklist में I'll put things like related party transactions, contingent liabilities, then things like कि any promoter criminal issues, right? मैंने जैसे कंपनी पढ़ा था उसमें प्रोमोटर पे 16 क्रिमिनल इश्यूज थे. मैंने कहा इसको यहीं बंद कर, यहीं पे छोड़ दे. तो वो मेरे को GPT से ही पता लग गए थे, और वो उसने मेरे को लिंक भी दे दिए कि यहाँ पे. वाओ. तो एक्चुअली मैंने ये जो प्रॉम्प्ट्स बना रखे हैं, तो क्योंकि इसको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कहते हैं, तो आपको ना कोई भी आप प्रॉम्प्ट बनाए, चाहे आप खुद भी कर रहे हैं, तो आपको कॉन्टेक्स्ट और रोल देना है. कॉन्टेक्स्ट इन द सेंस कि आप किस सिनेरियो में, कि यार वर्ल्ड क्लास इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट हु वर्क्स एट अ हेज फंड फॉर एग्जांपल. तो आपने कॉन्टेक्स्ट दे दिया, रोल दे दिया कि यू आर अ वर्ल्ड क्लास इक्विटी एनालिस्ट, राइट. एंड एंड में हम ये भी कहते हैं कि इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस फील फ्री टू आस्क, कैन आई ट्रस्ट यू टू डू दिस टास्क वेल. तो अब अगर जैसे ऐसे बोलेंगे ना, तो पहले आंसर आएगा यस यू कैन ट्रस्ट मी टू डू दिस टास्क वेल, बट आई डोंट नो, द आंसर्स आर फार बेटर व्हेन यू राइट दिस इन द एंड, रियली, वर्सेस व्हेन यू डोंट राइट इट इन द एंड. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. ये मैं भी ट्राई करूंगी. एंड आई रियलाइज ज्यादातर लोग AI को either they use it as a starting point कि tell me 10 stocks to invest in, or they use it as an end point कि should I invest in XYZ stock. But ये बीच वाला जो process है, where you're talking about your framework, this is more important because at the end of the day you need to use it to get more knowledge, and people just want answers कि इसमें invest करने का है या नहीं. So that is a really big mindset shift that needs to come, especially for researchers, right? मतलब आप AI से ये नहीं पूछ सकते टेल मी टॉप 10 स्टॉक्स. तो वो क्या करेगा कि किसी ने आर्टिकल लिखा होगा, अब वो आर्टिकल में हमें नहीं पता कि उसका आर्टिकल जी सही है गलत है, वो आपको वहां से लर्न करके बता देगा, क्योंकि एट द एंड इट इज गोइंग थ्रू आर्टिकल्स ओवर द इंटरनेट, लर्निंग एंड देन गिविंग यू एन आंसर. राइट. सो यू हैव टू यूज इट इन अ वे दैट इट सप्लीमेंट्स टू योर रिसर्च. एग्जैक्टली. You can't use it for recommendation purposes because we don't know ना किसके जिसने लिखा वो article, we don't know what human biases that guy has, whether he is doing the right thing or the wrong thing. So that depends. Right. अच्छा, आपने ये multi-baggers mention करा. I was thinking a lot of people run behind multi-baggers. Everyone is in the search for the next big multi-bagger in this country. आपके हिसाब से if a person has, let's say, one multi-bagger in their portfolio versus वो consistently over the years disciplined investing करे in high quality stocks, what is more likely to make them long term wealth? I think if you have good stocks, they eventually end up becoming multi-baggers. Because if you hold a company which is growing its profits at 25% per annum, अगर P ratio आपका entry और exit पे same ही रहता है, तो 3 years में तो वैसे ही multi-bagger हो जाएगा. Right. Because 3 years में profit doubles, and if the P is also the same, earnings will double, the stock anyways will double. Yeah. So I think multi-bagger is just an outcome
यू शुड नॉट बी लाइक यार मैं मल्टी बैगर ही ढूंढने निकलो. आपका दिमाग होना पे थॉट प्रोसेस होना चाहिए कि आई एम ट्राइंग टू बाय गुड रिस्क रिवॉर्ड, राइट. मतलब जहाँ भी अगर कहीं पे अगर अच्छा आउटकम आया हुआ है, नेवर थॉट कि आई वांट टू मेक मल्टी बैगर रिटर्न्स. माय थॉट प्रोसेस वाज लाइक यार इस एसेट क्लास में या फिर इस बिजनेस में मेरा 25% का IRR बैठता है नहीं बैठता, रीजनेबल असम्पशन, सो आई मेक अ बुल बेयर बेस सिनेरियो. अगर मेरा आंसर यस आता है देन बहुत अच्छा यार, मिले तो हर्डल रेट ऑफ रिटर्न ही वही है. अगर 20-25% का रिटर्न आ गया तो नथिंग लाइक इट. एंड अगर उसकी पी रेटिंग होगी, कोई मार्केट एनवायरनमेंट इंप्रूव हो गया, क्योंकि काफी बारी क्या होता है कि हम लोग ना मार्केट एनवायरनमेंट को क्रेडिट नहीं देते जी. तो मार्केट एनवायरनमेंट इज सुप्रीम. एंड अगर मतलब इफ यू आर इन एन एनवायरनमेंट वेयर लिक्विडिटी हैज ड्राइड अप, सो इवन इफ यू पिक बेस्ट स्टॉक्स, सो इफ यू गेट इनटू एन एनवायरनमेंट जहाँ पी डीरेटिंग हो रही है, मार्केट की सेंटिमेंट खराब हो रहा है, तो वहाँ पे आपको आउटकम शायद से नियर टर्म में ना दिखे. बट दीज एनवायरनमेंट्स चेंज. तो यही मेरा बार बार मैं क्यों कहूँगा ऑडियंस को, आपको रीसेंसी बायस पे नहीं बनाना चाहिए थॉट प्रोसेस. क्योंकि जैसे 2018-19 में कंपनी थी APL अपोलो, कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ ठीक थी, कंपनी में एक स्टील का ना इन्वेंट्री लॉसेस आए थे क्योंकि स्टील प्राइसेस फर्स्ट टाइम एवर था हर महीने गिरते गए 10 महीने के लिए. पर कंपनी की कंपेटिटिव पोजीशनिंग स्ट्रांग होते जा रही थी, बैलेंस शीट स्ट्रांग हो रही थी, ग्रोथ ज़्यादा अच्छी आ रही थी कंपेटिटर्स से. फिर 2020 के बाद एक साइकिल आई जब कोविड के बाद कंपनी ने कहा कि जी हम तो अब कैश एंड कैरी बिजनेस करेंगे, हम वर्किंग कैपिटल देंगे नहीं, उधारी के दिन ही नहीं देंगे. If you were tracking that story since then, so you knew it's a market leader. 18-19 में stock didn't do anything. Then in 1 year the stock went up by 10 times. So आपको तो अच्छे बिजनेसेस लेने हैं अच्छा रिस्क रिवॉर्ड के साथ. अब 3 to 4 ईयर साइकिल में कभी कभी क्या आएगा, पी कंप्रेशन की साइकिल आती है, फिर पी रीरेटिंग की साइकिल आती है. वो ब्रॉडली बुल बेयर मार्केट साइकिल्स के साथ अटैच्ड है. पर अगर आपका थॉट प्रोसेस सही है अच्छे बिजनेसेस लेने में, देन इट्स नॉट too much of an issue, I feel. Understood. And I think अब हमने मार्केट के बारे में बहुत बात कर लिया है एंड आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट द मार्केट, नाउ आई वांट टू टॉक अबाउट यू. तो आपकी पर्सनल फाइनेंस जर्नी कब स्टार्ट हुई थी एंड फ्रॉम देन टिल नाउ आपने यू नो सबसे बड़े पिवटल मोमेंट्स क्या रहे हैं? So I think पर्सनल फाइनेंस जर्नी तो से कि स्कूल से ही स्टार्ट हो गई थी. तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, मतलब ये चीज़ है मैंने ऐसे डिस्कस नहीं करी, बट क्योंकि आई बिलोंग टू बिजनेस फैमिली, so I've seen business upfront since childhood actually, क्योंकि my father is into business since 1980s. तो जब पर्सनल जर्नी मतलब एक्चुअली में जो मेरे ग्रैंड फादर हैं तो वहाँ से मतलब बिजनेस करते आ रहे हैं, फिर फादर बिजनेस में, एंड इवन माय ब्रदर इज इनटू बिजनेस. तो आई हैव सीन लाइक हाउ बिजनेसेस आर डन. तो वी हैव डन बिजनेसेस लाइक रेस्टोरेंट बिजनेस, सूटकेसेस बिजनेस, साइकिल की जो बेल होती है, लाइक एट वन टाइम वी वर द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स इन द कंट्री एट दैट पॉइंट. And now my father is into electronic manufacturing business and assembly business at the moment. इतना पता था कि यार क्योंकि अब बिजनेस की बात है तो सेल्स की बात होती है, प्रॉफिट की बात होती है, एंड आई वॉज वेरी इंटरेस्टेड इन इट एट ऑल द टाइम्स. तो कभी कभी जैसे डैड की लिंगो में बोलूँ तो कहते हैं मंदा बहुत चल रहा है. तो देन तो उस टाइम तो समझ नहीं आता था, फिर बाद में सोचो कि अच्छा अब ये मतलब है इसका. हाँ. एंड कभी कभी कुछ टाइम आता था व्हेन ही डिडंट हैव टाइम टू सॉर्ट ऑफ, मतलब ही यूज्ड टू कम टू होम वेरी लेट एज वेल. आई यूज्ड टू आस्क हिम कि भाई लेट क्यों आए, तो ही यूज्ड टू आंसर कि अभी ना सीजन चल रहा है. ओके. अब आई थिंक आपके लिए अर्निंग सीजन चल रहा है इसलिए आप बिजी हो. मेरा तो अर्निंग सीजन है, बट उनके लिए जैसे दिवाली सीजन है जी, या अगर कोई मतलब कोई फेस्टिवल है तो वहाँ पे सेल बहुत होती है उनकी. तो दैट वाज द थॉट प्रोसेस. तो अब वहाँ से पर्सनल फाइनेंस जर्नी कैसे स्टार्ट हुई कि आई वाज ऑलवेज लाइक कि थॉट प्रोसेस क्या था कि यार कुछ कैश फ्लो जनरेटिंग चीज़ करनी है और खुद से करनी है जी. तो मतलब क्योंकि बिजनेस बैकग्राउंड से थे तो उस टाइम पे ना मतलब दिस वाज इन आई वाज बैक इन 8th क्लास एक्चुअली. ओके. तो बिटवीन 8th to 12th क्लास आई अर्न मनी. हाउ? आई यूज्ड टू डू फुटबॉल टूर्नामेंट्स. वाह. आई यूज्ड टू स्कूल में सोसाइटी में कहाँ पे? मतलब करता था सोसाइटी में था, पब्लिक पार्क के अंदर. वाओ. Like तो at peak there was one tournament which I did and we made almost 25,000 rupees of profit. Wow. I would be in 10th class at that time. Crazy. So I'd never seen like more than 10,000 rupees at once. After looking at that amount of money, I was like, boss, what a feeling. I've cracked it. So actually, that is how the personal finance journey started. That is how my interaction with money was, because I don't think I've always, मतलब
because personal finance is personal. I don't spend that much money. Okay. Right? तो तभी से भी थॉट प्रोसेस था यार कि कुछ ना कुछ तो ये कहीं पे इन्वेस्ट कर दो, एफडी बना दो इसकी. तब एसेट क्लासेस वैसे कुछ भी नहीं पता था. तो 11th क्लास में फिर इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट लिया मैंने. अब आई डिड पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स इन माय अंडर ग्रेजुएशन. तो इकोनॉमिक्स एज एन सब्जेक्ट लिया उसके साथ ऑप्शनल में. एंड इकोनॉमिक्स में मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स काफ़ी सीखा. Okay. तो एक्चुअली इकोनॉमिक्स के जो सर थे वो मैं अलग से ना पढ़ाते थे 12th क्लास में. कि वो मतलब बोर्ड्स प्री बोर्ड्स होते थे और छुट्टियाँ हो जाती थी. जी. तो इतना टाइम होता था तो हमने कहा सर आपसे ही पढ़ लेते हैं, सर आप ही सिखा दो मैं. एंड ही रियली वांटेड अस टू डू वेल. मतलब इट्स हैट्स ऑफ टू हिम बिकॉज ही वाज लाइक यार मुझसे अलग से ही पढ़ने आ जाओ अगर आपको डाउट है तो. हम लोग पढ़ने गए. अब जब पढ़ने गया तो वो कुछ चार्ट से बैठ के देख रहे हैं, स्टॉक कुछ ऊपर नीचे जा रहे हैं. तो ऐसा है कि सर क्या कर रहे हो आप. मतलब एक होता है ना थॉट प्रोसेस की सर ये क्या चीज़ है, मेरे को सीखनी है ये. तो देन ही एक्सप्लेन्ड कि हाउ, देन ही टुक वन सेशन कि हाउ स्टॉक मार्केट इज लिंक्ड टू द इकोनॉमी एंड व्हाट इज स्टॉक मार्केट. तो ही गेव अस अ मास्टर क्लास ऑफ 2.5 hours. बाय द एंड ऑफ इट आई वाज फैसिनेटेड. मैंने कहा यार ये तो मेरे को कुछ सीखना ही सीखना है. पर उस टाइम में बोर्ड्स का टाइम था, प्री बोर्ड्स चल रहे थे, तो था कि पहले तो पास हो लेते, अच्छे नंबर्स ले आते. तो जैसे ही स्कूल से पास आउट हुआ, देन देयर इज अ गोल्डन पीरियड वेयर यू आर एक्सप्लोरिंग व्हाट टू डू. And there are few couple of months where you can explore things, experiment things. कॉलेज स्टार्ट नहीं होता तो फ्री होते हो relatively. बिल्कुल फ्री होते हो. मतलब कुछ होता ही नहीं. आई थिंक वो 3-4 months का एक पीरियड होता है. तो उस टाइम पे मैंने सेशंस अटेंड करे इन्वेस्टिंग के. तो लाइक मैंने ऑनलाइन इन्वेस्टिंग सर्च करा. आई थिंक मैंने 1-2 कोर्सेरा पे कोर्स भी करे थे. एक मैंने यहाँ पे आई थिंक आई इवन वेंट टू बैंगलोर टू डू अ कोर्स. तो आई डिड ऑलमोस्ट 4-5 कोर्सेज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. इंटरेस्टिंग. तो पर्सनल फाइनेंस जर्नी में फिर आई थिंक 16-17 फिर 17-18 में जैसे कॉलेज से पास आउट हुआ, आई वर्कड इन अ फैमिली ऑफिस फॉर 2 years. ओके. इट्स अ ग्रीन पार्क बेस्ड फैमिली ऑफिस. आशीष किला सर करके परफेक्ट फाइनेंस के परफेक्ट रिसर्च करके उनकी फर्म है. तो एनबीएफसी आर्म में उनका पोर्टफोलियो था, तो जैसे वहाँ पे काम कर रहा था. एंड 2019 के अंदर आई वाज लाइक आई हैव टू बिल्ड सोर्सेज ऑफ कैश फ्लोज बिकॉज आई रेड स्टोरी ऑफ सीज कैंडीज अ लॉट ऑफ टाइम. ओके. कि वॉरेन बफेट ने जब सीज कैंडीज ली, तो सीज कैंडीज वाज अ बिजनेस व्हिच वाज फिनोमिनल इकोनॉमिक्स, यूनिट इकोनॉमिक्स बिजनेस. मतलब ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन हाईएस्ट, इबिटा मार्जिन 40-50%, बट ग्रोथ नहीं थी. तो आप री इन्वेस्ट नहीं कर सकते थे बिजनेस में. बट व्हाट ही डिड कि सीज कैंडी से कैश फ्लो ले लेके बाकी इतने बिजनेसेस खड़े कर दिए, बाकी कंपनीज में इन्वेस्ट कर दिया. तो दिमाग में था यार कि आप सबके, आई थिंक जो ऑडियंस भी सुन रही है, कि आपको सीज कैंडी बिल्ड करनी है अपनी. चाहे आप अपने आप में इन्वेस्ट करके कर ले, चाहे आप एक बिजनेस स्टार्ट करके कर ले, चाहे आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड का जो लैडर है वो क्लाइम करके कर ले. क्योंकि एक बारी वो जो फर्स्ट सोर्स ऑफ कैश फ्लो आ गया ना, देन इट विल गिव बर्थ टू अ लॉट ऑफ सोर्सेज ऑफ कैश फ्लो. राइट. तो उस टाइम पे आई स्टार्टेड दिस फुटबॉल ग्राउंड. बिकॉज 2018 के टुवर्ड्स लाइक द लैटर एंड ऑफ 2018, आई थिंक दिस वाज November 2018 if I'm right, that is when I started. And सीज कैंडी तो चाहिए थी यार जी. अब क्यों फुटबॉल ग्राउंड में ना एक लोकेशन आर्बिट्राज था. मैंने मनीष पबराई की बुक पढ़ी थी, धंधो इन्वेस्टर. तो उनमें जो मोटेल्स ना पटेल जोन करते थे, क्योंकि विद इन द सिटी ट्रैवल बहुत होता था. तो बीच में आपको मोटेल्स चाहिए होते थे फॉर ओवरनाइट स्टेज. तो उन्होंने लोकेशन आर्बिट्राज देख के मोटेल्स खोल दिए पूरे कंट्री में. तो पटेल्स आर द लार्जेस्ट ओनर ऑफ मोटेल्स इन यूएस बिकॉज दे जस्ट सॉ दिस लोकेशन आर्बिट्राज. यार विद इन द सिटी तो इतना दिन लग जाता है ट्रैवल करने में, तो मोटेल्स क्यों ना खोल दो फॉर समवन टू स्टे देयर फॉर 1 or 2 days. मतलब 1 day ट्रैवल, 1 day रहना ही होता उधर. तो आई वाज गोइंग टू प्ले फुटबॉल टू छतरपुर from Rajouri Garden. All my friends were going from Punjabi Bagh to Chhatarpur. Someone's going from Pitampura to Chhatarpur. And शादी सीजन. शादी सीजन में आप 2-2.5 घंटे में सीडीआर चौक पे फंस गए. तो वो लोकेशन आर्बिट्राज देख के यहाँ पे एक स्कूल है, तो दैट स्कूल वाज ओन्ड बाय वन ऑफ द रिलेटिव्स. तो लाइक व्हाई नॉट डू वन थिंग कि लेट्स ओपन अ टर्फ ग्राउंड ओवर हियर, बॉक्स टर्फ ग्राउंड. वो लेट्स डू वन थिंग कि आप इस पे रेंट ले लो, आपके स्कूल के बच्चे दिन में खेल पाएंगे, आपकी एडमिशन्स बढ़ जाएंगी, क्योंकि इस एरिया में तो कोई ऐसा ग्राउंड ही नहीं है. आप ऐड कर रहे हो. ट्रू. राइट. पर सोसाइटी में वैल्यू भी ऐड हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे फुटबॉल अकेडमी भी स्टार्ट होगी, आज तक चलती है. राइट. एंड एज अ रिजल्ट वील ऑल्सो मेक कैश फ्लोज. लाइक यू गिव अस द ग्राउंड आफ्टर 3 PM, वील ऑपरेट इट टिल मतलब इवन एक्चुअली 1 AM तक पीपल कम टू प्ले. बिकॉज कॉर्पोरेट वर्ल्ड से तो बंदा रात को ही घर आता है जॉब से, मतलब वैसे भी गुड़गांव से इधर आ रहे हैं काम करके.
So that is how we started the first business, because I had to build a source of cash flow. Job से तो cash flow था ही, but वो फिर था गया, वो खर्चा ही हो जाता था सारा. Interesting. But now, what about your net worth? Can you give us a view of what your net worth looks like today? I think the net worth is enough for me to sort of sleep peacefully at night and do things which I want to do. Because purpose of money for me is to have freedom of doing what I want to do. Yeah. राइट. सो जो चार्ली मंगर का भी एक सेइंग है कि यार पर्पस ऑफ मनी इज नॉट टू कि फ्लॉन्ट की ये नेट वर्थ है, यार इतना लाख है, इतना करोड़ है. पर्पस क्या है कि आपके फ्रीडम है यार चीजें करने की. तो इट्स अ डिसेंट सम व्हिच आई थिंक is good enough for me to do the things which I want to do or I love to do. Right, understood. And because आपने asset allocation के बारे में इतना बात करा है, can you talk to us about your personal asset allocation? I know you're into equity, but उसका भी आप split बताना मैं. अभी मैं 95% equity में हूँ. Wow. And 5% is cash, fixed deposit and stuff. And that is reducing every day because equities are getting cheaper, so I get greedy and that is going towards that. Yeah. And equity में क्या split है? Even if in categories of small cap, mid cap and large cap? So because the way I invest, my split is mostly towards, I think कि 60% of the companies which I own are market leaders. Okay. चाहे वो small cap, large cap या mid cap हो. 20-30% of the companies are into commodity businesses जहाँ पे tailwinds हो. And 10% of the businesses are into the space where the theme or the sectors are doing really well, so I want to be with them. Understood. But I just think कि मेरे को market leaders ज़्यादा लेने हैं. जैसे I might have a commodity exchange, for example. I might have a company which is into CDMO, for example. तो वहाँ पे again thought process ये नहीं कि large cap है, mid cap है, क्योंकि it's the only company available there. Yeah. तो वो automatically बढ़ते जाएगी. But thought process क्या रहता है कि अगर कोई समझे इसको अच्छे से कि I want to be in sectors और companies जहाँ पे मैं अपने सिंगल हैंड से ज़्यादा कंपेटिटर्स काउंट ना कर पाऊँ. Okay. अगर ये आप सिंपल फ्रेमवर्क भी ले लेंगे तो you'll anyways go to places where profit pools are concentrated, where no one else can come and do the business. Right. क्योंकि मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को मतलब रेड ओशियन में नहीं जाना. I don't want to be in places where there's a bloodbath happening. Right. I want to be just hardly in places where 4 or 5 companies exist. Or Interesting. maybe 2-3 companies are there, because then they concentrate the profit pools. Incredible. Thank you so much, Ishmohit, for coming on the show. I had such a great time, and I really hope, and I can tell, in this interaction, I can tell how much you love teaching. Everything that you talked about, you've explained it so well, and I am so sure the audience will have so many takeaways. So thank you for being here. Thank you so much for having me. Investment in the securities market is subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.